हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल स्टडी पॉइंट। और फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। अगर आप आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वेक्टर में सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपका जो भी क्वांटिटी होता है जिनको कि हम मेजर करते हैं, जितने भी फिजिक्स में हमारे क्वांटिटी है जिनको कि हम मेजर करते हैं वो आपका फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका लेंथ हो गया, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो ये जो लेंथ है हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह मास को हम मेजर करते हैं केजी में, तो आपका जो मास है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा, ये जितनी भी क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इनको मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं NU के टर्म में, जहाँ N जो होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का नॉमरिक वैल्यू होता है और U जो होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। आपका जो मेजरमेंट होगा उनको हम एक्सप्रेस करेंगे NU से, जहाँ आपका N जो होगा वो नॉमरिक वैल्यू होगा और U जो है उसका उस फिजिकल क्वांटिटी का आपका यूनिट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा ये एक एग्जांपल है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 5 न्यूटन। तो यहाँ जो मेरा ये 5 है, देन 5 इज द नॉमरिक वैल्यू। इस फोर्स का, फोर्स जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फोर्स का जो 5 है वो उसका नॉमरिक वैल्यू है, और ये जो न्यूटन है N, ये आपका उसका यूनिट है। तो यहाँ पे N 5 हो गया और U आपका न्यूटन हो गया। मीन्स कि नॉमरिक वैल्यू जो होगा इसका फोर्स का वो 5 होगा और यूनिट न्यूटन होगा। तो हम जब फोर्स का मेजरमेंट दिखाएंगे 5 न्यूटन, तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि 5 आपका नॉमरिक वैल्यू और N यूनिट। और जो आपका मेजरमेंट होता है उसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का। द मेजरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो आगे हम जब भी मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का बात कर रहे हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को बतलाता है। तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा। तो आगे हम जब भी मैग्नीट्यूड बताएं तो मीन्स कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बता रहे हैं। अब जो आपका ये फिजिकल क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, 2 टाइप्स का होता है, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी जो हमारा होता है वो होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एडेड सिंपली और अलजेब्रिकली। मीन्स कि जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम अगर सिंपली या अलजेब्रिकली ऐड करते हैं तो वो जो आपका होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मास, अगर हम मास लेते हैं 2 kg और 5 kg, तो हम दोनों को सिंपली ऐड करते हैं तो 5 और 2 kg आपका 7 kg हो जाता है। उसी तरह आपका लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी तरह टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया। मीन्स की फिजिकल क्वांटिटी जिनको कि हम सिंपली और अलजेब्रिकली ऐड करते हैं वो आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ। और आपका दूसरा जो क्वांटिटी है फैक्टर, उसमें क्या होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स सर्टेन सेट ऑफ रूल्स टू बी एडेड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमको ऐड करने के लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स
की रिक्वायरमेंट हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। आगे हम देखेंगे वो सर्टेन रूल में आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह से हम आगे बहुत सारे रूल देखेंगे दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को सिंपली ऐड कर सकते हैं तो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर सिंपली ऐड नहीं कर सकते, उसको ऐड करने के लिए कुछ रूल की सर्टेन सेट ऑफ रूल की रिक्वायरमेंट हो तो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, एक्सेट्रा। ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इनको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए आपको सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। आपका जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। द स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। तो वो जो क्वांटिटी होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। बट अगर आप वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स कि आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी हो गया उसमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर अप्रोप्रिएटेड। मीन्स कि आपका दो स्टेटमेंट दिया, इसमें से मोर अप्रोप्रिएटेड आंसर आपका कौन सा है वो आपको बताना है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स कि आपका फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका है कि फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कि हम फोर्स को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में मोर अप्रोप्रिएटेड आंसर कौन है वो हमें बताना है। तो यहाँ जो होगा आपको यहाँ मोर अप्रोप्रिएटेड आंसर जो होगा वो ये होगा स्टेटमेंट 2 वाला। फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कि फोर्स को हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं इसलिए जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें हम देखते हैं कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है मॉड एक्स। यहाँ पे एक्स जो है उसके ऊपर में हम एक एरो लगाएंगे तो ये हो गया आपका एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर का जो मॉड लेंगे वो आपको उस वेक्टर का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। और ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स और मॉड वेक्टर एक्स। ये आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स है या फिर मॉड ऑफ वेक्टर एक्स, मॉड ऑफ वेक्टर एक्स। ये जो आपका हो गया मॉड वेक्टर एक्स, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। मीन्स कि ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ये आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक्स वेक्टर है, एक्स उसके ऊपर में हम एक एरो दिखाते हैं। ये आपको एरो जो ये साइन है एरो का वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स कि किसी भी क्वांटिटी को अलजेब्रिक अगर रिप्रेजेंट करें वेक्टर क्वांटिटी को तो हम एक सिंगल लेटर लेंगे और उसके ऊपर में एक एरो लगा देंगे। वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि जो आपका क्वांटिटी है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम मॉड इनटू वेक्टर ले लेते हैं, उस वेक्टर का मॉड लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं अ फोर्स एफ वेक्टर, एफ हम ले लिए हैं फोर्स से तो
एक सिंगल लेटर हम एफ लिए हैं और उसके ऊपर में हम एक एरो दिए हैं। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अ फोर्स एफ एक्टिंग अलोंग ईस्ट, यहाँ आपको इस फोर्स का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया हुआ है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 15 न्यूटन। आपका जो फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है। देन आपका मॉड एफ वेक्टर जो होगा वो 50 न्यूटन के इक्वल होगा। मीन्स कि इस फोर्स का जो मेजरमेंट होगा वो 15 न्यूटन होगा। नॉमरिक वैल्यू और यूनिट दोनों के साथ जो होता है वो मेजरमेंट होता है, हम पीछे देख चुके हैं। तो आपका जो फोर्स है उसका मेजरमेंट 50 न्यूटन है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 50 न्यूटन होगा। और उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें अलजेब्रिकली तो आपको मॉड लेना होगा, मॉड इनटू एफ वेक्टर, और वो 15 न्यूटन के इक्वल होगा। तो हम देख लें कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिकली उनके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। अगर आप मॉड के बारे में नहीं जानते हैं तो देख लेते हैं कि आपका जो मॉड होता है वो क्या होता है। अगर हम किसी एक्स का मॉड लेते हैं और आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो जो एक्स है वही आपका मॉड हो जाएगा। और अगर आपका एक्स जो है वो निगेटिव नंबर है तो वो माइनस एक्स के इक्वल होगा। मीन्स अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं ये एक्स मेरा 2 के इक्वल है, तो 2 आपका पॉजिटिव नंबर है, तो इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो वो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए आपका एक्स जो है वो -5 है, तो यहाँ एक्स जो है वो निगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो हम क्या उसको करेंगे, वो हो जाएगा आपको माइनस इंटू एक्स, तो माइनस इंटू -5 इज इक्वल टू 5, वो 5 के इक्वल होगा। मीन्स मॉडुलस में अगर आपका पॉजिटिव नंबर रहता है तो सेम होता है, और नेगेटिव नंबर होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो के वो पॉजिटिव बन जाता है। तो मॉडुलस जो होगा किसी भी नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो मीन्स कि आपका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वो पॉजिटिव मिलेगा। और ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शंस। आपका जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। एक जीरो वेक्टर को अगर हम छोड़ देते हैं तो आगे हम देखेंगे कि जीरो वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम एरो ड्रॉ करते हैं। एन एरो इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक एरो होता है, वेयर इट्स डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द एरो। और जहाँ की आपका उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो उस एरो को द्वारा इंडिकेट किया जाता है। हम देखते हैं, while its length to a certain scale gives the magnitude of a vector। और उस एरो का जो लेंथ होता है टू अ सर्टेन स्केल, हम देखते हैं ये क्या होता है टर्म, लेंथ टू अ सर्टेन स्केल, वो जो होता है उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को बताता है। तो हम ये देखते हैं कि आपका जो ये है ये आपका लेंथ टू अ सर्टेन स्केल, ये आपका क्या होता है। और जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एरो होता है। और अगर हम उस एरो का जो डायरेक्शन होता है वो इंडिकेट करता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को, और उस एरो का जो लेंथ होता है टू अ सर्टेन स्केल वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, से अ फोर्स 50 न्यूटन एक्टिंग अलोंग ईस्ट, देन इट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एच। अगर आपका एक 15 न्यूटन का फोर्स है जो कि ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, एक्ट कर रहा है, तो उसको अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग। ये ईस्ट के अलोंग है तो ये एरो ऐसे हो गया।
ये आपका एफ वेक्टर हो गया। ये आपका जो एफ वेक्टर है ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि पीछे हम देखे हैं। अगर किसी भी वेक्टर को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक सिंगल लेटर यूज करते हैं और उसके हेड पे एक छोटा सा एरो बनाते हैं, एरो ड्रॉ कर देते हैं, तो वो आपका उस क्वांटिटी, उस वेक्टर क्वांटिटी का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और अगर हमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक एरो ड्रॉ करेंगे और इस एरो का जो डायरेक्शन होगा वो आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ये ईस्ट के अलोंग है तो आपका जो ये फोर्स एफ एक्ट कर रहा है वो ईस्ट के अलोंग एक्ट कर रहा है। अगर इसका लेंथ आप 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं तो जो आपका स्केल होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्केल होगा लेंथ टू अ सर्टेन स्केल, दैट इज स्केल जो होगा आपका 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 3 न्यूटन को। तो 5 सेंटीमीटर आपका रिप्रेजेंट करेगा 5 इंटू 3 मीन्स कि 50 न्यूटन को। मीन्स इसका जो लेंथ हुआ एरो का टू अ सर्टेन स्केल, वो आपको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड को बताया। तो लेंथ टू अ सर्टेन स्केल आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हमको 18 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना होता तो हम क्या करते हैं, 3 न्यूटन 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 18 न्यूटन जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा। 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 होता है। तो हम समझ लिए कि लेंथ टू अ सर्टेन स्केल क्या होता है। मीन्स कि अगर किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक एरो ड्रॉ करेंगे और जो एरो का डायरेक्शन होगा वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा और उसका जो लेंथ होगा टू अ सर्टेन स्केल वो आपको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखते हैं, इफ अ वेक्टर इज टेकन टू समवेयर इल्स विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द वेक्टर रिमेन्स सेम। मीन्स कि अगर आप किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में चेंज किए, तो आपका वेक्टर चेंज नहीं होता है। Also, a vector does not change if it is rotated by an angle 2 pi n radian, where n is in integer. मीन्स कि इस वेक्टर को अगर हम 2 pi n रेडियन से रिप्रेजेंट करें तो रोटेट करें तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर हम n का वैल्यू 1 लेते तो ये 2 pi रेडियन हो गया। मीन्स कि ये एक बार पूरा रोटेट होके फिर यहीं आ जाएगा, तो ना इनका डायरेक्शन चेंज हुआ और ना ही इनका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है ना कि अगर हमको इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना हो तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से इधर या फिर आगे इस लाइन के अलोंग, या फिर यहाँ से इसके पैरेलल लाइन के अलोंग हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, तो आपका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर इसका हम लेंथ को चेंज नहीं करते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। मीन्स कि बिना इसके लेंथ में चेंज किए हम इसको अगर इस लाइन के अलोंग हम शिफ्ट करते हैं तो फिर आपका वेक्टर नहीं चेंज होगा, या इसके पैरेलल लाइन के अलोंग अगर शिफ्ट करते हैं बिना इसके लेंथ में चेंज किए तो आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा, या फिर बिना इसके लेंथ में चेंज किए इसको हम 2 pi n रेडियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो फिर भी चेंज नहीं होता है। अगर 2 pi से किए तो ये n का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वो 4 pi हो गया। मीन्स कि इसको 2 बार रोटेट किए, फिर एक बार रोटेट किए 2 pi, फिर रोटेट किए 2 pi, फिर वही आ गया। मीन्स कि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, और अगर लेंथ चेंज नहीं हुआ तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मीन्स कि आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, आपका वेक्टर कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल वेक्टर। तो 2 वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। अगर 2 वेक्टर आपका है जिनका डायरेक्शन सेम है, साथ ही साथ आपका उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर होंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हो गया आपका बी वेक्टर। दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है और दोनों का लेंथ सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे जो है आपका मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, मीन्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ये दोनों वेक्टर जो हो गया वो आपका इक्वल वेक्टर हो गया। अब आगे देखते हैं, फॉर 2 वेक्टर टू बी इक्वल वेक्टर दे मस्ट बी रिप्रेजेंट
सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपका दो वेक्टर है वो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है, मीन्स कि वो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। मीन्स कि अगर आपका एक फोर्स वेक्टर है तो दूसरा भी फोर्स वेक्टर ही होना चाहिए। अगर एक आपका एक वेलोसिटी वेक्टर है तो दूसरा भी वेलोसिटी वेक्टर ही होना चाहिए। एक फोर्स वेक्टर और एक वेलोसिटी वेक्टर कभी एक दूसरे के इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इक्वल वेक्टर के लिए मस्ट है कि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो जो आपका वेक्टर है वो सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। अगला देखते हैं पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे आर अलोंग सेम डायरेक्शन। अगर आपका दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अलोंग है तो आपका जो दोनों वेक्टर होगा वो पैरेलल वेक्टर होगा। मीन्स कि पैरेलल वेक्टर जो होगा वो अलोंग द सेम डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मैन जो है इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे इस ट्रॉली पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो ट्रॉली है आपका इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ जो ये फोर्स और ये जो वेलोसिटी हुआ वो दोनों का डायरेक्शन सेम है। से फोर एफ मॉड ऑफ एफ वेक्टर मीन्स कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 न्यूटन है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इक्वल है, बट ये however both vectors are parallel vector। यहाँ जो है आपका दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट आपका इक्वल नहीं होगा, तो दोनों वेक्टर को हम ये नहीं बता सकते कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, मैग्नीट्यूड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दोनों का सेम होगा। तो यहाँ दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, बट however both vectors are parallel vector, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है एफ वेक्टर, ये जो आपका फोर्स वेक्टर है और ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों का जो है डायरेक्शन सेम है, ये एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होंगे। तो पैरेलल वेक्टर क्लियर है, और उनको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो एफ वेक्टर पैरेलल टू वी वेक्टर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि आपका एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। Two vectors are said to be anti-parallel vectors if they are along opposite direction। तो दो वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपका एक कार है, ये आपका v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्सीलरेशन जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स की v एंड a आर अलोंग अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ जो आपका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर होगा वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। आगे हम देखेंगे कि अगर आपका जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होता है, मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज, आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज होने लगता है। इसको रिटार्डेशन बोलते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ जो आपका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। हियर v एंड a आर एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। फॉर टू वेक्टर टू बी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स दे नीड नॉट रिप्रेजेंट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमने देखे थे कि हम देख चुके हैं कि इक्वल वेक्टर में क्या होता था ना, कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी होता था जब दोनों
सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। बट पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर होने के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। यहाँ देखिए, जैसे आपका ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। इसी तरह पीछे हम देखे थे कि आपका एक फोर्स वेक्टर था और एक वेलोसिटी वेक्टर था, दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन था, तो आपका जो है वो पैरेलल वेक्टर हुआ था। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वेक्टर है वो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। अब देखते हैं कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। मीन्स कि आपका जो दो वेक्टर है वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन जो होता है वो आपका अपोजिट हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो वो जो दो वेक्टर होंगे वो आपका नेगेटिव वेक्टर होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एक कार है, इसमें यहाँ पे आपका F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ भी आप यहाँ इस साइड आपका F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और इस कार का वेलोसिटी मान लीजिए, अगर इसका वेलोसिटी आपका 0 है, अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी मान लीजिए इसका 0 है, मीन्स कि जो F1 होगा और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब आपका इस कार का वेलोसिटी 0 होगा। और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया और अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है, और अगर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल हो गया तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। जैसे आपका F1 और F2 वेक्टर, यहाँ पे जो है F1 और F2 वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो F1 और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग हो या फिर आपका एंटी पैरेलल वेक्टर हो, तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। देन F1 एंड F2 आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, मीन्स F1 का नेगेटिव वेक्टर F2 वेक्टर और F2 का नेगेटिव वेक्टर F1 वेक्टर। मैथमेटिकली इनको अगर हमको रिप्रेजेंट करना तो मैं ऐसे करते हैं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर या F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 वेक्टर। चलिए अब देखते हैं जीरो वेक्टर, इम्पेटिव वेक्टर या नल वेक्टर, तीनों एक ही है, तो जीरो वेक्टर या इम्पेटिव वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। मीन्स जो आपका जीरो वेक्टर या इम्पेटिव वेक्टर या नल वेक्टर जो होगा वो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो के इक्वल होगा और उनका जो डायरेक्शन होगा वो अनडिफाइन होगा, उनका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा। मीन्स कि जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, तो जो आपका वेक्टर होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा, सॉरी जीरो वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में, उनका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। या फिर देख लीजिए, एक ए वेक्टर है और दूसरा नेगेटिव ए वेक्टर है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको फाइनली दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जीरो वेक्टर मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। किसी भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से अगर हम एडिशन ऐड करते हैं तो वो हमको जीरो वेक्टर देता है, और इस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और इनका कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, मीन्स की वन मैग्नीट्यूड, जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला आपका वाई एक्सिस हो गया और ये वाला जेड एक्सिस हो गया।
अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें यूनिट वेक्टर, उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो उसको जे कैप से, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको के कैप से। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा वो आई कैप होगा। इसी तरह यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होगा वो जे कैप होगा, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस जो होगा वो के कैप होगा। तो यहाँ पे आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, जे कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, तीनों इक्वल होगा और वो 1 के इक्वल होगा। तो जो आपका आई कैप, जे कैप और के कैप है वो यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस को हम जे कैप से, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस को के कैप से। इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर है। मीन्स कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ उस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।